ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात नवरत्नों में से सबसे महत्वपूर्ण रत्न यानी नवरत्नों के सरदार यानी कि धर्मशाला से भाजपा के विधायक और पूर्व दिग्गज कांग्रेसी सुधीर शर्मा। इससे पहले कि एपिसोड की शुरुआत करें, मैं सबसे पहले आपसे ही ये पूछना चाहता हूं कि सुधीर शर्मा की जब भी बात होती है तो उनकी सबसे पहले छवि आपके दिमाग में क्या उभर के आती है? आप कहेंगे कि मिस्टर स्माइली, हमेशा मुस्कुराने वाले और बड़े ही अदब के साथ बात करने वाले सुधीर शर्मा। आप उनको गुस्से में कुछ भी कह दो, और मैं तो इतना तक कह रहा हूं कि गुस्से में गालियां तक दे दो, वो इंसान कभी भी आपको कोई भी ऐसा शब्द अपने मुंह से कहते हुए नहीं सुनाई देगा जो आपके कानों को थोड़ा कर्कश हो। ये खासियत है सुधीर शर्मा की, क्योंकि सुधीर शर्मा की जो वाणी में मिठास है उसका हर कोई मुरीद है। और ऐसा कहते हैं कि सुधीर शर्मा की यही खासियत है जो उनको सबसे अलग बनाती है, अनुपम बनाती है। और सुधीर शर्मा की वाणी जितनी मिठास वाली है, उनकी राजनीति की समझ उससे कई गुना ज्यादा है। अब आप समझ गए होंगे मैंने इशारों में क्या कहा। जी हां, सुधीर शर्मा की जब भी बात होती है तो सुधीर शर्मा के इस वक्त व्यक्तित्व जो है या उनका राजनीतिक कद है, आप उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। और विशेषज्ञ या राजनीतिक पंडित या राजनीति के जानकार कहते हैं कि सुधीर शर्मा ने अपने को राजनीति में इस कदर तपाया है, पकाया है और अपने अनुभवों से इस कदर सीखा है कि आज प्रदेश की राजनीति में उनके सरीखा दूसरा राजनीतिज्ञ बहुत कम होगा। और इस बात की विवेचना करने से पहले आवाज भारतवर्ष को भी अपना बहुत पसीना बहाना पड़ा और सुधीर शर्मा के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ी। और उसके बाद हमने ये पाया कि वाकई सुधीर शर्मा को जान पाना लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन आप समझ गए होंगे कि क्योंकि बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी यही कहते हैं कि सुधीर शर्मा कब क्या चाल चलेंगे, कब क्या करेंगे, उसको समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। और ये अकेले हमारे लिए और आपके लिए नहीं है। जो नवरत्न हैं वो भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं समझ पाते। वो केवल उनके आदेश की अनुपालना करते हैं। सुधीर जो उनको कह देते हैं वो वही करते हैं। इसके अलावा ना तो वो उनसे सवाल पूछते हैं और ना ही उनको ये पूछते हैं कि ये कदम अगर हम चलेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा। नवरत्नों ने पूरी तरह से, माफ कीजिएगा 8 रत्नों ने, वैसे तो नवरत्न ही है, एक दिल्ली में भी रत्न बैठते हैं, 10 रत्न हो जाते हैं सारे, लेकिन नवरत्न कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछते कि सुधीर जी अगर हम ये बात कर रहे हैं या इस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं तो उसका नतीजा क्यों होगा। क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपनी आस्था सुधीर शर्मा के ऊपर रखी हुई है। और इससे पहले सुधीर शर्मा के कद को अगर आपको समझना है तो आपको इतिहास में जाना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 अगस्त सन 1972 को सुधीर शर्मा का जन्म हुआ था पूर्व दिग्गज कांग्रेसी और कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता पंडित संतराम जी के घर। पंडित संतराम जी के घर में सुधीर शर्मा जब आए तो उनके घर में जो राजनीतिक परिवेश था वो अपने आप में बैजनाथ के समीकरण इस तरीके के थे जो बड़े से बड़े किसी दूसरे व्यक्ति के लिए चैलेंजिंग हो सकते थे। लेकिन जिस तरीके से पंडित संतराम बैजनाथ के समीकरणों को साधते थे, वहां सुधीर शर्मा की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। और पंडित संतराम के सानिध्य में रह गए सुधीर शर्मा ने वो राजनीति की बारीकियां सीखी कि राजनीति किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और राजनीति में आम आदमी का क्या सरोकार होना चाहिए, या आम आदमी को आधारित, आम आदमी के सामने रखते हुए, उसकी जरूरतों को सामने रखते हुए किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़े ताकि जनता के अंदर एक छवि ऐसी आपकी बन जाए कि आप आम आदमी के नेता। तो सुधीर शर्मा ने वहीं से राजनीति की बारीकियां सीखी और आप यकीन मानिए साल 1998 था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 मई 1998 को
पंडित संतराम जी का देहांत हुआ। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि शायद पंडित संतराम जी को यह एहसास हो गया था कि अब शायद मेरे स्वर्ग सिधारने का वक्त आ गया है, और उन्होंने जाते समय राजा वीरभद्र सिंह से एक वचन लिया था, जिसमें राजा वीरभद्र सिंह ने सुधीर शर्मा को अपने पुत्र की भांति आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया था, पंडित संतराम जी को वचन दिया था। और जानकार इतना भी कहते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह आज भले ही विक्रमादित्य सिंह का कद कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन पंडित संतराम जी के जाने के बाद राजा वीरभद्र सिंह ने न केवल अपना वचन निभाया, बल्कि राजनीति की ट्रेनिंग भी इस तरीके से सुधीर शर्मा को दी कि सुधीर शर्मा आज प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के तौर पर उभर के आए हैं। और कहने वाले तो इतना भी कहते हैं कि जब अंतिम बार वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो दरअसल पर्दे के पीछे से सुधीर शर्मा ही सरकार चला रहे थे, यानी कि सुधीर शर्मा के इशारे के बिना इधर से उधर एक सुई भी नहीं होती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि सुक्खू को उसी वक्त से सुधीर शर्मा से दिक्कत थी, क्योंकि सुक्खू जब अपना कोई काम करवाने अगर राजा साहब के पास जाते भी थे तो सुधीर शर्मा बीच में अडंगा डाल देते। अब ये बातें कितनी सच्ची हैं, लेकिन कहीं कुछ तो चिंगारी होगी, तभी धुआं निकला हुआ है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से सुक्खू ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पूरी खुंदस या अपनी पूरी भड़ास निकाली थी सुधीर शर्मा के पास, यानी कि सुधीर शर्मा को कांग्रेस छोड़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। बहरहाल वापसी सुधीर शर्मा की राजनीतिक ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं तो साल 2003 में सुधीर शर्मा, हालांकि उपचुनाव में पंडित संतराम जी के देहावसान के बाद जब सुधीर शर्मा अपना पहला चुनाव लड़े उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। दूलोराम जी उस वक्त जो हैं वो एमएलए बने थे वहां से। लेकिन उसके बाद साल 2003 में सुधीर शर्मा पहली बार विधायक बन करके विधानसभा पहुंचे, और उसके बाद 2007 में जब दोबारा चुनाव हुए तब फिर से सुधीर शर्मा विधायक बनकर के बैजनाथ से अपनी पैतृक सीट से शिमला पहुंचे। और उसके बाद जब 2012 में बैजनाथ विधानसभा सीट आरक्षित हो गई तो ऐसे में सुधीर शर्मा ने रुख किया धर्मशाला का, और यकीन मानिए धर्मशाला जाते ही उन्होंने फिर से जीत का परचम लहराया और सुधीर शर्मा धर्मशाला से भी विधायक बनके आ जाते हैं साल 2012। हालांकि 2017 में उनको हार का सामना करना पड़ा, किशन कपूर जी ने उनको हराया। लेकिन 2022 में उन्होंने एक बार फिर से धर्मशाला से अपनी विजय पताका फहरा दी। उसके बाद का एपिसोड आपको पता होगा किस तरीके से नवरत्नों वाली कहानी हुई, राज्यसभा का चुनाव हुआ और सुधीर शर्मा ने अपने बाकी साथियों के साथ विद्रोह कर दिया कांग्रेस में। और उसके बाद 2024 में जब पुनः उपचुनाव हुआ तो वो एक बार फिर से चुन करके भाजपा की तरफ से विधायक बनके इस बार 5वीं बार लगातार तो नहीं लेकिन 5वीं बार विधायक हैं सुधीर शर्मा, यानी कि पूर्व दिग्गज कांग्रेसी, पूर्व कैबिनेट मंत्री या सर्वे सर्वा थे उस वक्त कांग्रेस सरकार के। आज वो जब भाजपा में आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो उनके दिमाग में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की क्या रणनीति चल रही होगी। तो इस बात से आपको एहसास हो गया होगा अब सुधीर शर्मा के राजनीतिक कद। और अगर अभी भी एहसास नहीं हुआ है तो आवाज भारतवर्ष आपको बताना चाहेगा कि सुधीर शर्मा का जनाधार केवल धर्मशाला तक ही सीमित नहीं है। जानकार तो इतना तक कहते हैं कि बैजनाथ विधानसभा चुनाव के नतीजे को निर्धारित करने में आज भी सुधीर शर्मा का योगदान उसी तरीके से रहता है जैसे पहले कभी उनकी पैतृक सीट से जब वो लड़ते थे तब रहता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि मौजूदा विधायक जो किशोरी लाल जी हैं इस वक्त बैजनाथ से, वो भी केवल उस वक्त सुधीर शर्मा की कृपा से ही चुन के आए थे, क्योंकि सुधीर शर्मा आज भी बैजनाथ क्षेत्र में, चाहे उनका आज भी आप कहें कि बैजनाथ में कम जाते हैं, लेकिन आज भी इतना संपर्क है कि एक फोन से वो 5 से 10 हजार वोट इधर से उधर कर सकते हैं। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बैजनाथ विधानसभा सीट से कौन जीतेगा कौन हारेगा
उसमें सुधीर शर्मा का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। वहीं साथ लगती, अगर मैं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो जब पुनर्सीमांकन हुआ था बैजनाथ क्षेत्र में चढ़ियार के तरफ की जो पंचायतें जोड़ी गई थी, तो ऐसे में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से कुछ पंचायतें निकल करके पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में चली गई थी, जहां पर सुंगड़ से लेके अवैरी से लेके कंडवाड़ी तक का होता हुआ जो इलाका है वो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में कभी हुआ करता था। अब वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और जानकार ऐसा कहते हैं कि यहां भी लगभग 5-6 हजार वोट ऐसे हैं जिनको सुधीर शर्मा अपने एक इशारे से पलट सकते। वहीं साथ लगती विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और वहां पर इस वक्त जो उनके मित्र और कांग्रेसी, जो कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री भी हैं गोमा साहब, वो भी उनके बहुत करीबी हैं और ऐसा कहा जाता है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में के नतीजे को पलटने में भी सुधीर शर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। यानी कि आप कह सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 गिनाए हैं आपको, इसके अलावा नगरोटा भगवान, धर्मशाला तो खुद है ही, इसके अलावा कांगड़ा और बाकी तो छोड़िए, ऊना से लेके हमीरपुर तक जो है सुधीर शर्मा का जलवा, और कुल्लू जोड़ना मैं भूल गया था, उसको भी जोड़ लीजिए। सुधीर शर्मा का जलवा आपको इतने जिलों तक दिखेगा जहां सुधीर शर्मा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी चुनावी नतीजे को पलटने में निभा सकते हैं। और इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग गया होगा कि जब जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को अकेला हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पाने लगे तो मजबूरी में उनको धर्मशाला का रुख करना पड़ा, और धर्मशाला में सुधीर शर्मा के शरणागत होते ही उन्होंने जो हमीरपुर में जलवा दिखाया, क्या जयराम ठाकुर सपने में भी सोच सकते थे कि जिस हमीरपुर को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, वहां पर इस तरीके का कार्यक्रम जयराम ठाकुर का हो सकता है। और जानकार इतना भी कहते हैं कि सुधीर शर्मा ने उस एक तीर से कई शिकार कर दिए, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर जहां जयराम ठाकुर को यह दिखा दिया कि मैं आपको कांगड़ा से लेके मंडी से लेके हमीरपुर से लेके ऊना तक स्थापित कर सकता हूं जब चाहूं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने धूमल परिवार को भी यह कह दिया कि मुझे सिर्फ कांगड़ा तक मेरी हैसियत को समेटने का प्रयास मत करे, कोई ना समझे, मैं धूमल परिवार के गढ़ यानी हमीरपुर में भी अपना इतना बड़ा वजूद रखता हूं कि वहां के राजनीतिक समीकरणों को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता। और जब मैंने कुल्लू की ही बात करी है तो कुल्लू की भी बात आपको बता देता हूं। वो जो एक विधायक हैं कुल्लू, जिला कुल्लू से ही आते हैं जहां तक मेरा ज्ञान है, जो बोल रहे थे 1 होला तो 1500, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000, यानी कि उन ठाकुर साहब के विधानसभा क्षेत्र में भी सुधीर शर्मा का इतना प्रभाव है कि आने वाले समय में उनका जब मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार से होगा तो उनको सुधीर शर्मा ही सबसे बड़ा खतरा होगा। और आप यकीन मानिए कुल्लू जिला कुल्लू में भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में सुधीर शर्मा के 1.5, 2, 3, 4 हजार लोग ऐसे हैं जो सुधीर शर्मा के कहे बिना आगे कदम नहीं बढ़ाते। यानी कि सुधीर शर्मा का आधार इतना व्यापक है कि आप उनको एक सीट तक या एक जिले तक समेट नहीं सकते। अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसे नवरत्न की गाथा गाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि आज सुधीर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने ताकतवर हो गए हैं तो उसके पीछे उनका वो राजनीतिक वजूद है, वो बुनियाद है जिसके पीछे उन्होंने पसीना बहाया है। और दिमागी खिलाड़ी तो इतने बड़े हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिस तरीके से आवाज भारतवर्ष ने आपको पहले भी कहा, उनको पढ़ने में नाकामयाब ही साबित होता है। और पंडित जी कब क्या करेंगे अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि पंडित जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, और पंडित जी अपनी बातों ही बातों में मधुर मुस्कान के साथ कुछ ऐसा कर गए होंगे या क्या गए होंगे जिसके दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। और आवाज भारतवर्ष तो अभी से इतना भी कह रहा है, आशंका जता रहा है कि कहीं पंडित जी की नजर मछली की आंख पे तो नहीं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी हां, ये बात आज ही मैं आपको कह रहा हूं, आज का तारीख और दिन नोट कर लीजिएगा। और जब वो बेला आएगी
तब आपको हम बताएंगे कि हमने पहले ही कहा था। क्योंकि जिस तरीके के आवाज भारतवर्ष के सूत्र कह रहे हैं कि इतने बड़े जनाधार वाला नेता भाजपा के पास है और जिस तरीके से वो 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहा है, आप यकीन मानिए नवरत्न तो उनके साथ है ही। इसके अलावा 10 से 12 विधानसभा क्षेत्र पंडित जी ने और चिन्हित किए हैं जहां पर वो अपना जलवा दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को वो सीटें जिता सकते हैं। और उसके बाद आप यकीन मानिए अगर जगत प्रकाश नड्डा, जिस तरीके से हम कहते हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान नड्डा जी को नहीं छोड़ती है, नड्डा जी को अगर मोदी जी कहते हैं कि आपको केंद्र में ही रह के मेरे साथ जो है जुगलबंदी करके आगे चलना होगा, तो ऐसे में फिर हिमाचल प्रदेश में क्या होगा आप सोच के देखिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेता होगा जिसके पास 15 से 20 लोग अपने खुद के एमएलए खड़े हों, तो फिर क्या हो सकता है? क्या सुधीर शर्मा हिमाचल के हेमंता नहीं हो सकते? आप सोच के देखिएगा इस बात को बड़ी गहराई से, क्योंकि जिस तरीके से सुधीर शर्मा आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस कद का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा है क्या? जयराम ठाकुर को आप मंडी का नेता कह सकते हैं, लेकिन मंडी में भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, कोई धूमल परिवार के घर से गिना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दो विधायक ऐसे हैं जो नड्डा जी की आंख कान नाक है, यानी कि वो सांस भी उतने ही लेते हैं जितना दिल्ली दरबार यानी नड्डा जी उनको कहते हैं। और ऐसे में सुधीर शर्मा की नजदीकियां ना तो नड्डा जी से छुपी हुई हैं, क्योंकि सबको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के सहारे ही ये नवरत्न भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं, यानी कि वो नड्डा जी की भी आंख के तारे हैं। भाई हिमाचल प्रदेश में उनका वजूद इतना है, और अगर सुधीर शर्मा अपने दम पर या अपने चमत्कार से 10-12 विधायक जितवा के ले आए, फिर क्या होगा? क्योंकि 9 तो यही हैं, और सुधीर शर्मा को जिस तरीके से लगता है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, ऐसे में अगली बार सरकार हमारी आएगी। और ऐसे में अगर सुधीर शर्मा अपने लोगों को जितवा के ले आए और सुधीर शर्मा के साथ 10 से 15 विधायक खड़े हो गए और नड्डा जी को ऊपर से परमिशन नहीं मिली, तब क्या होगा? और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे दूसरे वजूद का, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा से भी जुड़े हुए ऐसे दिग्गज नेता हैं, क्या उनका आधार आपको ऐसा दिखता है? क्या वो अपना भी चुनाव, वो जो नेता हैं वो बिना भारतीय जनता पार्टी के सहारे जीत सकते हैं क्या? उनका वजूद कितना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आपसे भी छुपी हुई बात नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कद के नेता सिर्फ अनुराग ठाकुर, सुधीर शर्मा और जयराम ठाकुर 2-3 ही ये लीडर रह गए हैं, जिनका आधार एक कंस्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। और उसमें भी सुधीर शर्मा आवाज भारतवर्ष को अव्वल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुल्लू की बात मैंने करी, और जिलों को तो मैं गिना ही नहीं रहा हूं, हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि जिला शिमला में भी 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर सुधीर शर्मा नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनका जिक्र आने वाले समय में करूंगा। लेकिन अब आपको अंतिम चरण में कार्यक्रम के पहुंचे हैं, तो साफ तौर पर आवाज भारतवर्ष ये कह रहा है कि सुधीर शर्मा ने जो राजनीति में अपने आप को तपाया है, पकाया है, आज वो किसी और ही स्तर के राजनीतिक खिलाड़ी हो गए हैं। और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता आपको दिखते हैं, उनमें सुधीर शर्मा ध्रुव तारे की तरह चमकते हुए आपको नजर आते हैं। और सुधीर शर्मा का भविष्य क्या होगा, वो आवाज भारतवर्ष आपको बातों ही बातों में बता चुका है कि धर्मशाला को आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नेता तो मिल ही रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उसका स्तर और बड़ा होने वाला है। और कहीं निशाना मछली की आंख पर भी तो नहीं है, ये भी आवाज भारतवर्ष आपके ऊपर छोड़े जा रहा है। अब आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं वो आप खुद तय कीजिए। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि नवरत्नों में अगर सबसे सुरक्षित भविष्य किसी का है तो वो धर्मशाला के पंडित जी का है। और आने वाले समय में आप इतना कह सकते हैं कि पंडित जी का रोल भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठा करके पंडित जी आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी साधने में पंडित जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। वो पीछे जैसे आपने देखी होंगी तस्वीरें भी उनको गणवेश में सुधीर शर्मा की वायरल होती हुई आपने देखी होंगी, लेकिन इतना साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंडित जी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। पंडित जी की जो नीति है, जो रणनीति है,
वो बहुत साफ है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में पंडित जी का वजूद भी आपको नजर आएगा और जिस तरीके से उनकी रणनीति है वो नतीजों को भी अगर उसी हिसाब से प्रभावित करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल का हेमंता बन जाए पंडित सुधीर शर्मा जी। पंडित संतराम के पुत्र सुधीर शर्मा जी हिमाचल के हेमंता बन जाए, ये आवाज भारतवर्ष फिर से आपको कह रहा है तो कोई अचरज वाली बात नहीं। अब आपके समक्ष हमने सारी तस्वीर क्लियर कर दी है। आगे क्या होगा, क्योंकि राजनीति में हर क्षण हर चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जितना हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से हमने आज सबसे महत्वपूर्ण रत्न नवरत्नों में से सुधीर शर्मा के आगे की भविष्य की विवेचना आपके सामने करके बताई। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना हमें ना भूलिएगा। वहीं अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा अगर YouTube पे देख रहे हैं तो। वहीं अगर Facebook पे आप हमें देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आप हमसे जुड़े इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले नवरत्न के भविष्य को लेकर के, उसकी विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।